जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, प्लेबिसाइट क्या है, रेफरेंडम क्या है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या होता है। तो ये सारी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हम इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो हम डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, कई सारे सब्जेक्ट्स में कवर होता है। बट आपके लिए ये जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं आखिर में यूपीएससी का एक जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी जो आज का सेशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर भी करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब यह है कि देखो, डेमोक्रेसी का मतलब समझना है सबसे पहले। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो दैट इज पीपल्स रूल, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है कि लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। सीधा सीधा सरकार लोगों से पूछती है कि हाँ जी, हमें ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें फ्रीबीज या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है कि हर डिसीजन जो है, या प्रैक्टिकली बहुत सारे डिसीजन सरकार जो है जाकर पूछती है। बट इसमें एक नाम से क्लियर है कि यहां पर ये उन समाज में या उन सोसाइटीज में, उन कंट्रीज में सक्सेसफुल है जो छोटे देश हैं। ठीक है, जिनमें आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली फिजिबल है कि लोगों के पास जाएं, जनता के पास जाएं और जनता से जाकर पूछें। ठीक है, और बट जहां पर बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे भारत में, यूएस में, वहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर डिसीजन सरकार जो है लोगों से जाकर पूछ रही है। इस तरीके से तो डिले बहुत ज्यादा हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब सवाल आता है कि कहीं पर है ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जी हाँ, प्रेजेंट सिनेरियो में भी आपको देखने को मिलता है और एंशिएंट सोसाइटीज में भी आपको देखने को मिलता है। देखिए, एंशिएंट सोसाइटीज में, ग्रीस में, एथेंस में जो है इस तरीके का आपको डेमोक्रेसी का फॉर्म मिलता है, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, जो है वोटिंग की जाती थी प्रॉपर। इवन इंडिया में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में महाजन पद पढ़ते हैं, तो महाजन पद में भी कुछ महाजन पद ऐसे थे जो रिपब्लिक थे, जो गणतंत्र थे, जहां पर एक डेमोक्रेसी, सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी था। अब कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महाजन पद थे जिनमें आपको डेमोक्रेसी मिलती थी, जिनको गणतंत्र कहा जाता था। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जैसा कि भारत में हम देखते हैं, हम और आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे बिहाफ पर विधानसभा में या संसद में बैठता है और वो वहां पर जाकर डिसीजन लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। बट इसका नुकसान क्या है? इसका मेनली नुकसान ये है कि एक्चुअली में हमारा एज अ कॉमन सिटीजन, हमारा रोल सिर्फ वोटिंग तक रह जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप सरकार की डिसीजन मेकिंग में कोई आपकी हिस्सेदारी नहीं है, कॉमन पॉपुलेशन की। सिर्फ 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, वहीं पर आप अपना, कह लीजिए, अपना डिसीजन मेकिंग, अपना गुस्सा, कुछ भी है वो जाहिर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं है जिसमें आप अपनी बात को रख सकें। ठीक है जी, तो ये क्या आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब सवाल आता है कि ये एफिशिएंट है। अब यहां पर आता है कि कैसे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेबिसाइट और रेफरेंडम।
देखिए प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं। देखिए प्लेबिसाइट होता है जब कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डिसीजन लिया जाता है। मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसा कि स्कॉटलैंड, ठीक है, देखिए यूके में चार जो है मेन टेरिटरीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। अब रिसेंटली स्कॉटलैंड ने कहा कि हम यूके से अलग होना चाहते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डिसीजन है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। तो यहां पर लोगों से पूछा गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेबिसाइट कहलाएगा। या फिर यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो ब्रेग्जिट हुआ वहां पर, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन है, प्लेबिसाइट कहलाएगा। या कल को मान लीजिए कोई नेपाल है, भूटान में एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वहां की सरकार लोगों से जाकर पूछ रही है कि हाँ जी, क्या आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, तो वो क्या कहलाएगा? प्लेबिसाइट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रेफरेंडम। देखिए रेफरेंडम जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, वो जो है सरकार लोगों से पूछती है, या पर्टिकुलर किसी मुद्दे को लेकर सरकार जो है लोगों की राय लेना चाहती है, वो रेफरेंडम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कल को भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये हम डायरेक्टली लोगों से जाकर पूछेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? रेफरेंडम जो है यहां पर कहलाएगा। दो कई बार इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, ठीक है, कई बार आप अगर इसको देखेंगे, कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस। अच्छा, अब कई बार लोगों की शिकायत रहती है, कई बार आपने देखा भी होगा कि हमारे जो सांसद हैं या हमारे विधायक जी हैं 2 साल से दिखे नहीं हमारे क्षेत्र में, उनको लेकर उनकी फोटो लगा दिया जाता है, लापता हैं ये। तो इस केस में जो है एक ऑप्शन आता है रिकॉल, ठीक है। रिकॉल क्या कहता है कि मान लीजिए एक सर्टन सेट ऑफ वोटर्स, कुछ भी वो परसेंटेज हो सकता है, वो 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, अगर एक सेट ऑफ वोटर्स कहते हैं कि ये जो प्रतिनिधि हैं ये अच्छा काम नहीं कर रहे, इनको वापस बुला लीजिए, इनको हमने भेजा था, विधानसभा भेजा था या लोकसभा भेजा था, अच्छा काम नहीं कर रहे, भाई साहब आप वापिस आ जाइए, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉल कहलाएगा। अब सवाल आता है कि क्या वो चीज भारत में है? जी नहीं, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को और इफेक्टिव बनाने का वन ऑफ द मेथड है, ठीक है, एक सजेशन है, ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। मान लीजिए कल को एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी या एक सेट ऑफ लोग जो है मिलकर ये सोचते हैं या उनका मानना है कि इस पर्टिकुलर चीज को लेकर लॉ आना चाहिए। अगेन मैं यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड या कोई भी आप वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत सारे मुद्दे हैं भारत में, उन चीज को लेकर लोगों के द्वारा जो है एक प्रस्ताव रखा जाता है, उसमें सरकार कहती है कि अगर इतने लोग कहेंगे, ठीक है, कुछ नंबर फिक्स करती है और उतने लोग जो है एग्री करते हैं और वो एक प्रपोजल रखते हैं कि इसको लेकर लॉ लाया जाना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है? इनिशिएटिव कहलाता है, बेसिकली पीपल्स इनिशिएटिव हो गया। ये भी भारत में नहीं है, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का कोई प्रावधान है? देखिए एज सच लिखा नहीं गया है, बट ये हो सकता है, ठीक है, ये सरकार जो है कल को कर सकती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर सरकार लोगों से जाकर पूछ सकती है, तो इससे क्या होगा? जो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। ये मेथड्स हैं उनमें किसी सर्टन मुद्दों को लेकर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या सिंपली प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। देखिए प्लूरलिस्ट शब्द जो है प्लूरल से आया है, प्लूरल मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में आप कह लीजिए फार्मर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये क्या है? अपने आप में इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स आपस में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में ओवरलैप करते हैं, क्लैश करते हैं। अब सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि सबकी बात सुने, ठीक है, सब में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करवाए, ठीक है, एक कंपटीशन भी होता है, कॉम्प्रोमाइज भी होता है, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इस तरीके की डेमोक्रेसी क्या कहलाती है? प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्म पीपल्स डेमोक्रेसी।
अब आपके दिमाग में आ सकता है कि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। अभी हमने डिस्कस किया कि डेमो प्लस क्रेसी, डेमो का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब रूल, तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही पीपल्स रूल है। तो ये पीपल्स डेमोक्रेसी क्या है? देखिए 20th सेंचुरी में, लाइक आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में कम्युनिज्म का उदय हुआ। कम्युनिज्म, पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी, फिर बहुत जगह कम्युनिस्ट सरकार बनी। तो जो कम्युनिस्ट सरकारें थी वो ये टर्म यूज करती थी पीपल्स डेमोक्रेसी। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट रजीम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं, जो संसाधन हैं, वो सरकार के द्वारा ओन्ड हैं, या कहें तो पब्लिक के द्वारा ओन्ड है, पीपल्स के द्वारा ओन्ड है। अगर आप चाइना की सरकार, जो अभी मेनलैंड सरकार है, उसको अगर आप उसका नाम देखेंगे तो वो आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स शब्द जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है पीपल्स डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट रिजीम में आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये है कि सरकार के सारे रिसोर्सेस सरकार के द्वारा ओन्ड है, लोगों के द्वारा ओन्ड है। ठीक है, जो एक एक देश के रिसोर्सेस, सॉरी, ठीक है, देश के रिसोर्सेस सरकार के द्वारा ओन्ड है। चलिए आगे चलते हैं, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। देखिए डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी में दो चीजें आती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सामाजिक और आर्थिक रूप पर जो है डेवलपमेंट की जाए, विकास किया जाए। अगर हम सारी चीजों को एक तरफ रख दें, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का क्या मकसद है कि रोटी कपड़ा मकान, एक व्यक्ति को, एक परिवार को जॉब मिले, उनको खाना मिले, उनको छत मिले, ठीक है, उनको साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, ये बेसिक चीजें जो हैं उसको मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी जुगत उसी लिए है। ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, इतना सारा सरकारी तंत्र उसमें लगा हुआ है, अल्टीमेटली सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो यहां पर डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी उसी चीज की बात करता है कि हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ सारी चीजें जो हैं अगर हम देखें तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आकर रुकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एलीट, उत्कृष्ट वर्ग, वर्ग जो है उसी के पास पावर है। अगर एक्चुअल सेंस में हम इंडिया में या जो बड़े देश हैं उनमें अगर देखें तो टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बिजनेस हाउसेस जो हैं मिलकर सरकार चला रहे हैं। एलीट, कुछ प्रिविलेज्ड फ्यू हैं जिनके पास एक्चुअल में पावर है और वही जो है सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं। इसको कहा जाता है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। एक बार एक स्टेटमेंट भी पूछी गई थी यूपीएससी एग्जाम में कि मतलब लाइक वन ऑफ द स्टेटमेंट थी कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी या लोगों के रूल के बीच में एक बैलेंस है। ठीक है, वो स्टेटमेंट सही है। अगर हम टेक्निकल सेंस में देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट एट द सेम टाइम एक एलीट रूल भी है। ठीक है, एक प्रिविलेज्ड फ्यू है जो एक्चुअल में सरकार को चला रहा है। ठीक है, तो ये आता है आपका एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। अब इसके बेस पे आपका ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कंसेप्ट पूछा हुआ है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, और यहां पर चार एम्स पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। एक मैंने आपसे महाजन पद वाला क्वेश्चन पूछा और एक ये क्वेश्चन है। हिंदी में भी आप देख लीजिए, हिंदी में ये है, पॉज कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमने डिस्कशन करी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसा लगा ये पूरा का पूरा सीरीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्योंकि आइडिया ये है कि बीइंग अ अवेयर सिटीजन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी, जब आप कल को न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई डिस्कशन को सुनेंगे, अच्छी डिबेट को सुनेंगे, तब आप इन सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से गहनता से समझ पाएंगे कि क्या है ये सारी चीजें और किस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है चीजों को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, डेमोक्रेसी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए परशुभ क्लासेस।